अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so let's start our session. Wait a minute, I am just making it clear everything. Okay. Okay, thank you very much. So let me introduce myself. Firstly, my name is Muhammad Saqib Mushtaq, and I warmly welcome all of you in today's session. मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारा सेशन बड़ा ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा हर लिहाज से. So I have done masters in basically plant pathology from Agriculture University. So I am working right now as director at Way Global as an educational consultant since 2016, and working as a trainer and a director in Adway IELTS Center. We are basically located in Faisalabad and Lahore. So आज के जो सेशन का मकसद है वो ये है कि हम लोग जान सकें कि हम आप जो है वो किस तरह से एप्लीकेशंस बेहतर और शानदार एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं फॉर एनी कंट्री, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जी, बड़ी ही एक इनफॉर्मल सी हमारी डिस्कशन होगी, बिकॉज जो है ना वो हम लोग एक फॉर्मली इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. आपने एंड पे हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम सो आई हैव टू फिनिश इट विद इन एन आवर. तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जो है वो एंड पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है. आप लिखते जाएं साथ साथ क्वेश्चंस. सो we will discuss about the main questions those come into any mind of even any student, right. किसी भी स्टूडेंट के
दिमाग में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं जब वो फॉरेन स्टडीज को सोचता है। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन सबसे पहले जो जहन में आता है वो है, एम आई एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट? एंड व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? एम आई गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, या मैं कोई स्कॉलरशिप के बगैर एप्लीकेशन मेरी प्रोसीड होगी, या किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसीड होगी बेसिकली। व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? व्हिच कंट्री विल बी द बेस्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय credentials, according to my education, according to my budget, right? So there are basically two ways to apply for any foreign university. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आई एम बेसिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, तो आई नो इट वेरी वेल कि यार किस तरह से एप्लीकेशंस को लोग सोचते हैं कि हमें प्रोसीड करना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बड़ा ही एक स्ट्रेट अवे यहाँ पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि या ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार हमने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है और स्कॉलरशिप ही हासिल करना है हर लिहाज से, राइट? सो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपको डेफिनेटली, बड़ी अच्छी बात है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि अगर आप स्कॉलरशिप को विन करते हैं, मगर मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट नहीं होती। हमें एप्लीकेशन को हर लिहाज से बेहतरीन बनाना पड़ता है, उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी एक जॉब जो है, फॉर एग्जांपल इसकी ऐड आती है, तो उस जॉब में आप सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसी तरह से जॉब की रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि उन्हें बेसिकली किस तरह के लोग चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन तो उन्होंने लिख देनी है। फॉर एग्जांपल एक बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल एक बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है, उसका ऐड आता है और उसमें बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत सारी नीचे ऐसी स्किल्स लिखी हों जो आपके पास ना हो, तो उसके बावजूद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल भी आए, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन जिसमें हम अप्लाई करने चाह रहे हैं, जिस कंट्री के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट? अगर मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस अप्लाई कर रहे हैं या आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस मर्जी तरीका से अप्लाई कर रहे हैं, इन बोथ वेज यू हैव टू चेक द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को रीड करना, राइट? चलें आगे बढ़ते हैं जी। उसमें सबसे जो मेन, क्योंकि मैं 2016 से आइल्स कोचिंग सेंटर भी रन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको सबको? अगर क्लियर किसी को नहीं आ रही तो काइंडली आप मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें फौरी। दैट्स गुड, ओके फाइन। सो और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें ताकि हम रिजॉल्व करें इसको ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू वेरी गुड। ओके, सो अब उसमें पर्टिकुलर जो है वो आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। ओके फाइन, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। एंड पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं फिर सारी चीजें। अच्छा जी, तो वहां पे आइल्स रिक्वायर्ड है, जीआरई रिक्वायर्ड है या कोई और बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पोस्ट आती है पीएचडी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, मास्टर्स स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। इट डजंट मीन दैट कि मास्टर्स के हर बच्चे को उन्होंने एक्सेप्ट करना है। उन्होंने हमेशा जब यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटीज पोस्ट लगाती है तो हमेशा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखती है। हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, बीइंग ए स्टूडेंट, वेरी गुड एंड एफिशिएंट स्टूडेंट, कि हमारी जिम्मेदारी है हम सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स को चेक करें, आया कि हम लोग उस पर फॉलो कर रहे हैं। अगर कुछ मिसिंग है अभी तो हमें उन चीजों पे काम करने की जरूरत है, हमें डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट? इन चीजों को सबको देखना है, उसको प्लान करना है, अपनी स्टडीज को प्लान करना है, बिकॉज विदाउट प्लानिंग फॉरेन स्टडीज को हम लोग कभी भी मीट नहीं कर सकते, कभी भी हम किसी भी ना ही कंट्रीज के हवाले से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल
अभी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट मास्टर्स किया है जिन्होंने, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा दोनों ऑप्शंस को कि आप सेल्फ फाइनेंस, बिकॉज आई एम वर्किंग एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड वी हैव 56 नंबर ऑफ direct panel universities from UK and Australia and different countries, right? So direct panel की universities हैं जिसके साथ हम लोग डील करते हैं, right? मगर हमारे पास बेसिकली होते हैं स्कॉलरशिप्स पार्शियल, बिकॉज वो भी यूनिवर्सिटीज मेरिट बेस पे देती है हमेशा। अब जब स्टूडेंट खुद फाइट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो इसे स्कॉलरशिप को अचीव करने के लिए उसे फाइट करनी पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ता है अपने आइट्स के स्कोर में, अपने सीजीपीए के स्कोर में, अपनी प्रोफाइल मेकिंग में, जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उसकी बहुत सारी हों, उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, उसका इंटरपर्सनल स्किल्स हों, वो अच्छा कम्युनिकेट कर सके। हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता ये है स्टूडेंट्स के, ज्यादातर स्टूडेंट्स इवन बोल अच्छा सकते नहीं होते, मगर वो चाह रहे होते हैं कि जनाब हम लोग हर हाल में स्कॉलरशिप को ऑब्टेन करें, अचीव करें हर हाल है। हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोग जो है वो मीट नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट्स को, राइट? सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी यूके की स्टडीज के हवाले से, फॉर एग्जांपल, बिकॉज बेसिक गाइडलाइंस में देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो मेनली यही है कि बेसिक गाइडलाइंस टू स्टडी अब्रॉड। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डेस्टिनेशन इस वक्त जो है वो स्टडी इन यूके के हवाले से है। इसके अलावा आप यूरोप के किसी कंट्री में जा सकते हैं, इसके अलावा यूएसए में जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, राइट? हम टॉप डेस्टिनेशंस की अगर बात करें तो टॉप डेस्टिनेशन में सबसे पहले यूएसए आता है, ठीक है जी। हम पर्टिकुलर हर एप्लीकेशन के हवाले से डिफरेंट क्राइटेरियाज को मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि यूएसए के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस होता है, कनाडा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस होता है, यूके के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्टिकुलर कौन कौन से इनटेक्स होते हैं, उसका कितना बजट आपको रिक्वायर्ड होता है इनिशियली जाने के लिए यहाँ से, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आप वहाँ पे कर क्या सकते हैं, फ्यूचर में सेटल कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे एक ब्रीफिंग दूंगा इसके हवाले से। इसके अलावा हम यूरोप की कंट्रीज के हवाले से अगर डिस्कस करते हैं तो यूरोप में स्वीडन बहुत अच्छा ऑप्शन है, जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा लेटविया बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो और बहुत सारे, हंगेरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेट्स डिस्कस ऑल अबाउट दीज ऑप्शंस, राइट? तो इसके अलावा जो है वो टर्की एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब मैं स्टेप वाइज इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे यूएसए की अगर बात करते हैं तो यूएसए, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि यूएसए एक बड़ी ही ड्रीम डेस्टिनेशन है स्टूडेंट के लिए, राइट? तो उसमें यूएसए की, क्योंकि यूएसए जो है ना उसके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होने के बावजूद यहाँ वहाँ पे उनकी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि रिक्वायरमेंट्स हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, हर कंट्री की डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज जो हैं यूएसए की नॉर्मली हाई रैंकिंग में आती हैं। तो हाई रैंकिंग में होने की वजह से उन हाई एकेडमिक्स रिक्वायर्ड होता है, राइट? स्कोर अच्छा रिक्वायर्ड होता है, मतलब आपके पास सीजीपीए कम से कम, या आपके पास परसेंटेज में अगर स्कोर आ रहा है तो वो कम से कम 80% से ऊपर हो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एकेडमिक स्कोर हो अच्छा, उसके बाद आपके पास हाई आईएलटीएस स्कोर हो। इवन आपने स्कॉलर में ये रिक्वायरमेंट्स ये बता रहा हूँ, इवन आपने अगर सेल्फ फाइनेंस्ड अप्लाई करना है, इवन आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, जिससे भी, ये दोनों सूरतों में आपको रिक्वायर्ड है हर हाल में। एकेडमिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, आईएलटीएस आपके पास अच्छा स्कोर होना चाहिए, उसके अलावा आपका बजट जो है वो कम से कम 15 से 20 लाख होना चाहिए। इनिशियली आपको यहाँ से फ्लाई करने की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दे के, उसमें आपको पार्शली स्कॉलरशिप भी मिल सकता है अगर आप फाइट करते हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छा पुट करते हैं, जो कि डेफिनेटली हम लोग असिस्ट करते हैं। तो उसमें ये होता है कि पर्सनल मैं बहुत ज़्यादा असिस्टेंस करता हूँ इसमें स्टूडेंट्स की, तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो मैक्सिमम स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं, ठीक है? अब इसमें एडिशनल जो यूएसए में चीज है वो ये है कि जीआरई का स्कोर आपको देना पड़ता है। बहुत सारी नॉर्मली 90% यूनिवर्सिटीज जीआरई स्कोर मांगती हैं। इसके अलावा अगर हम, और इसका जो डेफिनेटली इसका प्रोसेस डिफिकल्ट भी है, लेंथी है, और इसमें अनसर्टनिटी भी होती है, मतलब सर्टन भी नहीं है कि यार पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं।
मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द रियलिस्टिक थिंग। मगर यूएस से बड़ी ही आसान डेस्टिनेशन है अगर आप बिल्कुल कमिटेड हैं और अपनी अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आपके पास इनफ बजट है यहाँ से फ्लाई करने के लिए, तो मेरे ख्याल में यूएसए इज द बेस्ट डेस्टिनेशन एवर। उसके बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जो है वो स्टूडेंट्स की डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छी, इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। आप फ्यूचर में सेटल हो सकते हैं, इवन यूएसए में भी सेटल हो सकते हैं, कनाडा में भी। इमिग्रेशन प्रोसेस पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब लाइक करते हैं और प्रोसीड करते हैं हर हाल में ना। सो कनाडा की एकेडमिक्स के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत ज़्यादा गैप जो है वो कनाडा एक्सेप्ट नहीं करता, इवन यूएसए भी एक्सेप्ट नहीं करता। 5 इयर्स आपका मास्टर्स के बाद गैप जो है वो एक्सेप्ट के अंदर अंदर जो है वो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका हो बैचलर्स के बाद तो आपकी प्रोफाइल एक बहुत अच्छी समझी जाती है, बिकॉज आपके पास इंडस्ट्री का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है और उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी आपको रिक्रूट करती है और आपको हाई चांसेस में एक्सेप्ट करती है। एकेडमिक्स आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आइट्स डेफिनेटली 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए। कनाडा में 2 स्ट्रीम्स हैं बेसिकली, एक है जनरल स्ट्रीम जिसमें आज से पहले होता है, जनरल स्ट्रीम है जिसमें आपको आइल्स कुछ यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आप पास करते हैं तो आपको आइल्स एग्जाम हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसमें एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज में अगर आप पढ़ते हैं तो आइल्स एग्जाम्पशन होती है और आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स। और जो है वो ऑलमोस्ट आपके 10 से 12 लाख एक्सपेंस आते हैं, हार्डली 15 लाख, और आप यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। मगर होता ये है कि कनाडा में आपने शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वायरल सुना हो, पिछले दिनों SDS एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कनाडा ने, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था उस लिस्ट में। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम दिया कनाडा ने। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में ये था कि बेसिकली आपको 3 मेन रिक्वायरमेंट्स रख दी उन्होंने, जिसमें एक जो है वो आपके पास ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल में आइल्स होना चाहिए। आपके पास एकेडमिक्स जो है वो ओवरऑल 60% से ऊपर होनी चाहिए। एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट, आपने 1 साल की फीस जमा करवानी होती है, 1 साल पूरे की फीस जो कि तकरीबन 12 से 13 हज़ार पाउंड कैनेडियन डॉलर होती है, राइट। इसके साथ आपने 10,200 कैनेडियन डॉलर एक प्लेज अकाउंट में रखना होता है, राइट। बताने का मकसद ओवरऑल ये है कि आपको आइडिया हो कि बजट कितना रिक्वायर्ड होता है कैनेडियन। तो थ्रू SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम अगर एप्लीकेशन हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है तकरीबन नॉट लेस देन 3 मिलियन, मतलब कम से कम आपको 3 मिलियन इनिशियली आपको रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको एक सेमेस्टर 1 साल की फीस लेते हैं और 10,200 वो डिपॉजिट करते हैं। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल्दो आपके अपने अकाउंट में होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप निकाल सकते हैं, अगले 9 महीनों में, साल में आप वहां पे निकाल सकते हैं, वो पैसे आपके अपने होते हैं। मगर ये है कि उससे ये है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के जरिए करते हैं तो 95% सक्सेस रेशो है, मतलब हाईएस्ट सक्सेस रेशो है। और विद इन टाइम फ्रेम जो है ना वो कैनेडियन एम्बेसी जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करती है विद यस और नो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी किए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें 100% सक्सेस रेशो है। बिकॉज कनाडा को सिर्फ मसला होता है कि आप बैंक स्टेटमेंट बाहर से तो नहीं बनवा रहे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि फंड्स आपके अपने हैं। जब आपके प्लज फंड्स हो जाते हैं तो वो इस चीज़ पे बात पे इंश्योर हो जाते हैं कि आपके पास इतने फंड्स थे, तो उसका मतलब आपने प्लज किए हैं, तो फिर वो हेजिटेट नहीं करते कि आपका वो जो है ना वो वीज़ा में कोई डाउट क्रिएट करें, राइट। सो दिस इज द कनाडा डेस्टिनेशन, दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन एवर, बिकॉज लीडिंग टू PR इज द बेस्ट सोल्यूशन। आपको 2 साल का मास्टर्स मिलता है, 4 साल का बैचलर्स मिलता है, 2 साल का मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का PSW, 3 साल का PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क। आप जॉब फाइंड करनी होती है, जॉब करनी होती है, उसके बाद फौरन आप किसके लिए अप्लाई करते हैं, PR के लिए एलिजिबल होते हैं आफ्टर 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन या मास्टर्स। आगे हम डिस्कस करते हैं जी UK, दैट इज द थर्ड पार्ट एंड मोस्ट होती है ओवरऑल 6.5
not less than 5.5. सो ये बेसिकली प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, मगर ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट आप ये जूम करें, आप जो है वो ये जहन में रखें कि ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 5.5 रिक्वायरमेंट है यूके स्टडीज के लिए. अगर आप ओके सो वेट मिनट. ओके इसके अलावा जी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ओवरऑल आपको स्कोर जो रिक्वायर्ड होता है वो नॉट लेस देन 50%, मतलब 2.5 पर जो है वो CGPA आपका कम से कम रिक्वायर्ड होता है. और इसके अलावा जो इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें. डेफिनेटली इनटेक्स में अगर आप डिस्कस करूं तो इनटेक्स इसमें है, जनवरी इनटेक है जी, मई इनटेक है और सितंबर इनटेक है. मेजर इनटेक जो होता है वो यूके में सितंबर इनटेक, राइट. और अभी जो नेक्स्ट इनटेक चल रहा है वो चल रहा है जनवरी, मतलब जैन में आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं. मगर बिकॉज इस वक्त आपने नोटिस भी किया होगा कि यूके के हवाले से स्टडी वीजास में इंटरव्यूज भी नहीं हो रहे, तो स्टूडेंट के रश होने की वजह से इस वक्त जनवरी इनटेक में एप्लीकेशन लॉन्च करना भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ऑफर्स यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रही, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है. सो मई इनटेक नेक्स्ट आ रहा है, उसमें आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं. आगे नेक्स्ट सितंबर इनटेक आ रहा है. इट मींस के बताने का मकसद ओवरऑल ये है कि आप अपनी चीज को प्लान कर सकते हैं कि आप जो है ना वो आपकी डिग्री यहाँ से कंप्लीट होती है, आप अपने फौरी डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए, डिग्री फौरी अप्लाई करें. जो है वो क्या नाम है आपकी, उसमें आपको डिग्रीज मिलती हैं. कॉन्वोकेशन का आप इंतजार ना करें, इंतजार करने के बगैर अपनी डिग्रीज को निकलवाएं, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स को निकलवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करें, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट इनटेक आ रहा है उसमें अपनी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट्स को पूछें. अब मैं आई एम ऑलवेज हियर, आप मुझे जब मर्जी टेक्स्ट करें, मैं इंशाल्लाह आई असिस्ट यू इंशाल्लाह. अगर आप स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, बिकॉज सेल्फ स्कॉलरशिप जो होता है खुद एक जो है ना वो सेल्फ मेड जर्नी होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन पुट करनी होती है. तो उसमें इंशाल्लाह मैं आई विल ऑलवेज हियर इंशाल्लाह कि मैं आपको जो है ना असिस्ट करूं उसमें इंशाल्लाह. मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह करता हूं. सो कॉन्वर्सेशन हमारी कंप्लीट हो जाए जी, उसके बाद मैं नंबर शेयर करता हूं अपना. ठीक है जी. और अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम जी यूरोप कंट्रीज में. यूरोप में अगर हम डिस्कस करते हैं जी तो स्वीडन एक बेस्ट ऑप्शन है. अब यहाँ पे ज्यादातर मास्टर्स जिन बच्चों ने किया होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे बच्चे मास्टर्स करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद बाहर की स्टडीज को क्यों प्रेफर करते हैं. दिस इज द मेन क्वेश्चन. बड़ा ही एक प्राइमरी क्वेश्चन है आजकल, क्यों इतना ज्यादा बाहर जा रहा है और क्यों ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्टूडेंट यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है. वो बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद वो चाह रहा होता है कि उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बड़ी जबरदस्त जॉब मिले, शेयर हो, ठीक है जी. और इस तरह की सारा सिनेरियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाके बैठते हैं, और उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है मिनिमम 5 years. आप किसी एग्जेक्टिव लेवल की पोस्ट पे जाके बैठते हैं अगर आप कंसेक्टिवली काम करते हैं. मगर होता यह है कि अब हमारे पास 80% ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मास्टर्स ऑलरेडी किया है और वो दोबारा मास्टर्स में अप्लाई करके सेल्फ फाइनेंस स्टडीज पे जाते हैं. वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस कवर करते हैं, और उसके साथ 2 साल के PSW में फुल अर्निंग करते हैं, कमाते हैं पैसा, राइट. तो यहाँ पे आपकी दोनों ही प्रेफरेंसेस हैं बेसिकली, कि आप आया कि स्टडीज करना चाह रहे हैं, आगे आप रिसर्चर बनना चाह रहे हैं, या आपकी प्रेफरेंस है कि आपने सेटल होना है वहां पे जाके यूरोप में या किसी भी और कंट्री में. सो मेरी इस वक्त वीडियो जो है वो पास हो चुकी है शायद सिग्नल्स की वजह से. अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही तो मुझे काइंडली बताएं. ओके, आवाज आ रही है मेरी आपको सबको? यस सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो तो इसलिए जो है ना वो आ रही है, आवाज आ रही है. थैंक यू वेरी मच कासिम, थैंक यू वेरी मच. ओके क्लियर सर.
थैंक यू फजल, थैंक यू। सो इसके अलावा जी हम अगर डिस्कस करते हैं जी कि स्टूडेंट क्यों चूज करता है। स्टूडेंट इसलिए चूज करता है बिकॉज वो यहाँ से देखता है कि यार मुझे उस लेवल की एजुकेशन जो है ना पढ़ने के बाद उस लेवल का एक नहीं मिला, एक वो बूस्ट नहीं मिला जिसके जरिए से मैं बड़ा ग्रो कर सकूं। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो यहाँ से मूव करता है बाहर। मगर मैंने एक चीज नोटिस की है बड़ी, क्योंकि आइल्स डेफिनेटली मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ और इसमें कोचिंग सेंटर भी रन कर रहा हूँ, मगर स्टूडेंट जो है ना वो हमारे पास 80% ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो विदाउट आइल्स आते हैं। अब आइल्स जो है वो बेसिकली एक ऐसी जर्नी है जो इटसेल्फ आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आप जो है ना वो इंटरनेशनली जो है वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं या जितने भी बड़े बड़े सेटअप्स हैं उनमें जाके आप अच्छी जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। ठीक है जी, आपको बड़ी जल्दी यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज करती है, आपको बड़ी एप्लीकेशन आपकी जल्दी प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल टेस्ट। तो इसलिए जो है वो मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप 1 या 1.5 महीना लगाएं, आइल्स करें, बिकॉज आइल्स जो है वो आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनाता है जो कहीं पे भी इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, तो मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ पे कि आप काइंडली कोशिश करें, एक दफा ट्राई लाजमी करें एक बेहतरीन तरीके से, क्योंकि देखें सारी उम्र हमने गुजार दी, हमारी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी ऑनर्स, एमएससी ऑनर्स या जो भी वट एवर द डिग्रीज आर, तो हमने जो है वो सारी की सारी इंग्लिश में स्टडीज की होती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम फिर भी इंग्लिश से डर रहे होते हैं। सारी की सारी स्टडीज हमने इंग्लिश में की होती हैं, इवन हमने सारे एग्जाम्स दिए होते हैं इंग्लिश में, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर भी हम इंग्लिश से डर रहे होते हैं, सिर्फ स्पीकिंग जो है वो उससे ज्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिस 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 जो है वो इंसान को काफी इंप्रूव कर देता है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप आइल्स को लाजमी जो है वो प्रोसीड करें, खुद बैठ के तैयारी करें। आप इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर फिर भी आपको कहीं परेशानी आ रही है तो आप मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपके साथ मटेरियल शेयर कर सकता हूँ। मैं बल्कि अपने स्टेटस पे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आइल्स का अपना मटेरियल जो है वो डेली बेसिस पे जितना अपडेट्स हो रहा है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मैं शेयर करता रहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसेंट जो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं या नया जो मटीरियल है जिससे वो अच्छे और बेहतर तरीके से आइल्स के टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो। वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो, बेशक वो सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो। अच्छा जी, इसके अलावा आप स्वीडन के हवाले से बात करते हैं तो स्वीडन में जो है वो आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। स्वीडन में जो ऑप्शन है, अगर साइंस, टेक्नोलॉजी और जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपका जो है वो आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाता है, मतलब आइल्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, आइल्स के बगैर ऑप्शन होता है और विदाउट आइल्स आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इनटेक जो होता है स्वीडन का वो है सितंबर 2022 जो है वो नेक्स्ट इनटेक है, जिसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन 17 टिल 17 जनवरी। तो एप्लीकेशन प्रोसीडिंग जो है वो स्वीडन में, ओके कासिम मैं शेयर करता हूँ नंबर, ओके फाइन। सो जो है वो डेडलाइन 17th ऑफ स्वीडन 17th ऑफ जनवरी 2022। सो इसलिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अगर आपने स्वीडन के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करनी है विद फैमिली आप जाना चाह रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फैमिली को बाद में भी लेके जाना चाह रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज शेंजन जोन स्टेट है, आपको आप जो है वो यूरोपियन यूनियन 2 साल पढ़ने के बाद अगले 2 साल मिल जाती है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की। मतलब ये है कि आपको वहाँ का रेजिडेंट मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, जिसके जरिए से आप वहाँ पे परमानेंट स्टे कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। 26 कंट्रीज का फ्री वीजा आपको मिल जाता है स्वीडन में जाने। इस तरह से हंगेरी में भी आपकी 15 से 20 लाख कॉस्ट आती है, हंगेरी में भी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। हंगेरी की जो डेडलाइन है वो 15th ऑफ नवंबर है, मतलब फरवरी इनटेक जो आ रहा है, नेक्स्ट इनटेक आ रहा है 2022 का फरवरी इनटेक, उसकी डेडलाइन है 15th ऑफ नवंबर। सो एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो 15 to 20 लाख है।
और आइल्स में रिक्वायर्ड नहीं होता, मगर ये है कि ये वर्क अलाउ होता है 20 आवर्स पर वीक। जितने भी कंट्रीज मैंने अभी अब तक डिस्कस किए हैं उन सब 20 आवर्स पर वीक 4 आवर्स पर डे आपको स्टूडेंट का वर्क अलाउ होता है। जहां मर्जी जाएं, आप टर्की जाएं, आप इटली जाएं, आप स्वीडन जाएं, आप जो है वो कनाडा जाएं, यूएसए जाएं, यूके जाएं, आपको 20 आवर्स पर वीक 80 आवर्स पर मंथ। वेजेस डिफरेंट होते हैं, हर कंट्री टू कंट्री करता है अर्निंग के हवाले से, मगर स्टूडेंट को इनफ टाइम 4 आवर्स मिल जाते हैं कि वो वहां पे जॉब करके अर्न कर सकता है और अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर फीस को उस करके मैनेज कर सकता है। ओके जी। सो अब इटली के हवाले से अगर डिस्कस करते हैं तो इटली का जो प्रोसेस होता है, इटली में भी आपको मैं हमेशा स्टूडेंट को प्रेफर करता हूँ कि यार वो आइल्स के बगैर इटली में कभी भी अप्लाई ना करे, बिकॉज आइल्स के बगैर मैंने बड़ी रिफ्यूजल्स बच्चों के देखे हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ बिकॉज इटली जो है ना बड़ी अनप्रडिक्टेबल मार्केट है, तो क्योंकि उसकी एम्बेसी जो है वो इतनी जल्दी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। इवन कई दफा तो ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स बुलाते ही इंटरव्यू के लिए उन स्टूडेंट्स को हैं जिन्होंने आइल्स किया हो। कई दफा ऐसा होता है, अनसर्टन है ना बेसिकली, कई दफा वो रूल चेंज कर देते हैं। मतलब ये है कि कई दफा वो उन स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं, सभी को बुला लेते हैं कि जिन्होंने आइल्स किया हो या ना किया हो। मतलब ये है कि इस वक्त जो है वो इस वक्त जो वेट मिनट जी, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इसमें जो है वो अब आ रही है, डेफिनेटली मैंने म्यूट किया था जरा एक आपको। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं जी इटली के हवाले से। इटली के हवाले से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट जो है वो आइल्स लाजमी करें, ठीक है जी। और एप्लीकेशन का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है जी दिसंबर में और मार्च तक चलता है जी, मार्च, मिड ऑफ मार्च। उसके बाद जो है वो अप्रूवल्स आए हैं और उसके बाद जो है वो अभी इटली का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द सितंबर इनटेक, राइट जी। मगर इसमें जो है वो डेफिनेटली एजुकेशन बिल्कुल फ्री होता है इटली में। आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ती है और हार्डली आपके एक्सपेंस आते हैं 4 से 5 लाख इनिशियली स्टार्ट में। यहाँ से प्रोसीड करने के लिए आपको इनिशियली 4 से 5 लाख आपके मैक्सिमम लगते हैं। इवन टिकट्स आप डाल लें, हर चीज डाल लें, मतलब मिनिमम कॉस्ट में आप जा सकते हैं। जिस बच्चे ने 6.5 नॉट लेस देन 6 ईच मॉड्यूल में किया हो, जी बिल्कुल, इटली डेफिनेटली बेस्ट है बिकॉज फ्री एजुकेशन है। जर्मनी भी बेस्ट है बिकॉज फ्री एजुकेशन है, मगर आपको जो है वो आइल्स करना पड़ता है बिकॉज यूनिवर्सिटी और एम्बेसी जो है आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप बेहतरीन टाइम को इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप आइल्स करें, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छी सीवी प्रेजेंट करें, अच्छा लिखें, अच्छा मोटिवेशनल लेटर लिखें, ठीक है जी। जिस मोटिवेशन लेटर में आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करें, अपनी प्रोफाइल में कोई गलती ना करें। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बड़ी नोटिस करता हूँ स्टूडेंट्स में, कि जब स्टूडेंट्स को कहा जाता है ना कि यार डॉक्यूमेंट्स भेजें, इस पे डॉक्यूमेंट तो हमेशा क्या करते हैं जी, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, वो हमेशा ये करते हैं जी कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपना मोबाइल पकड़ते हैं जी, मोबाइल से आप जो है ना वो मोबाइल से तस्वीरें बना के उसको जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिए। बिकॉज मोबाइल से फोटोग्राफ्स जब बनाते हैं तो वो जब जूम करते हैं तो वो ब्लर होती हैं, राइट। अगर वो ब्लर नहीं भी होती तो हमें आइडिया होता है कि यार ये मोबाइल से बनाई गई हैं और एक नॉन सीरियस और एक इंटरनेशनल एप्लीकेशंस के लिए इसको अच्छा नहीं चलता। तो हमेशा कंप्यूटर पे के साथ जो अटैच होता है प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर, जो कंप्यूटर बेस्ड स्कैनर होता है उसके साथ हाई रेजोल्यूशन स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स को, नेम करके अपने अलग से फोल्डर बनाएं लैपटॉप में, उसमें हर डॉक्यूमेंट को सेव करें प्रोफेशनल तरीके से। हर डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपका होना चाहिए, बड़ा ही खूबसूरत से प्रेजेंट करें ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को। अब तस्वीरें बनाते हैं तो एक साइड मुड़ी होती है डॉक्यूमेंट की, बड़ा अजीब सा लगता है। और इतना अजीब लगता है कि वो जब आप इंटरनेशनली, डेफिनेटली आप सोचें जरा, इंटरनेशनली जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जब यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो तब वो
इंटरनेशनल रिक्रूटर आपके बारे में क्या सोचता है कि यार इस बंदे को बीएससी करने के बाद या एमएससी करने के बाद इतना पता नहीं है कि यार डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करते हैं या कैसे इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को हमेशा बॉदर करें कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। मोटिवेशन लेटर कॉपी नहीं होना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करें हर लिहाज से, हर चीज अपनी लिखें, एसओपी अपना लिखें। हाँ डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप, फॉर्मेट्स को फॉलो करें, मगर अपनी चीजें लिखें, बिकॉज जो आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता और जो कोई और है वो आप कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए एप्लीकेशन को हमेशा प्रोसीड करें इस तरीके से कि आपकी एप्लीकेशन यूनिक लगे, आपकी एप्लीकेशन कॉपीड ना लगे, कॉपी पेस्ट ना लगे, आपके एसओपी, आपका मोटिवेशन लेटर, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी यूनिकनेस हो, ताकि आपको फौरी तौर पे एक रिक्रूटमेंट वाला बंदा देखे और फौरी तौर पे आपको डिसाइड कर ले कि इसका कम से कम, मैंने अभी सिलेक्शन नहीं कर रहा तो इसका इंटरव्यू तो मैंने लाजमी करना है। बेहतरीन परफॉर्म करें और आप जो भी अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप विन हो सकता है। और कैम स्कैनर, एब्सोल्युटली कैम स्कैनर इज द बेस्ट, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम गलतियां करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ना। मैंने रिसेंटली एक स्टूडेंट को कहा जनाब कि आप, मैं रिसेंटली अगर बात करूं तो एक स्टूडेंट ने मुझे जो है वो कैम स्कैनर से भेजे और उसके कॉर्नर जो है वो मुड़े हुए थे, क्योंकि आप ना पिक्चर बनाते हैं तो उसमें बॉदर नहीं करते स्टूडेंट जो है वो कि वो पेज जो है वो बिल्कुल सीधा है या नहीं। कंप्यूटर स्कैनर जो है वो इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपकी जो है ना वो पेज जो है वो बिल्कुल सीधा जो है वो स्कैन हो जाता है, राइट। इसलिए, और उसको अगर जूम करते हैं तो वो बिल्कुल जूम होता है बगैर किसी जो है ब्लर होने के बगैर, क्योंकि हर बंदे के पास डिफरेंट मोबाइल होता है, तो किसी मोबाइल की अच्छी रेजोल्यूशन होती है, किसी की बिल्कुल अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो फर्क पड़ जाता है। खैर एनीवे, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में डेफिनेटली मैं तो सजेस्ट करूंगा हमेशा कि कंप्यूटर स्कैनर को इस्तेमाल करें। आगे तो ये जी टर्की का प्रोसेस हो गया है, और अगर हम चलते हैं सॉरी ये इटली का प्रोसेस हो गया, अब हम चलते हैं टर्की की तरफ। टर्की इज ऑल्सो द बेस्ट डेस्टिनेशन, मगर अर्निंग के हवाले से इतना अच्छा नहीं है टर्की में, मगर टर्की ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जिन लोगों को फूड का ज़्यादा इशू है या जो बहुत ज़्यादा इस हवाले से बड़ा बॉदर करते हैं कि यार हम फॉरेन यूरोप में नहीं जाना चाह रहे, या वो कल्चर जो है वो, बिकॉज टर्की का कल्चर काफ़ी हद तक हमसे मिलता है, सिमिलर है, सो इसलिए जो है वो और दूसरा ये है कि टर्की ऑप्शन जो है वो बड़े बेस्ट हैं, लोएस्ट फी ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें मास्टर्स हार्डली आपको हर सेमेस्टर जो है वो $1000 मिलता है। ठीक है जी, $1000 आपकी फीस होती है, का मतलब है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपकी पर सेमेस्टर फीस हो सकती है मास्टर्स में। ठीक है जी, और मतलब इतना सस्ता है एजुकेशन। आपको स्टार्ट में 5-6 लाख में आप यहाँ से टर्की फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में आपका डेफिनेटली क्राइटेरिया जरा हाई होता है, 3 से ऊपर CGPA चाहिए होता है, 4 इयर्स का 2+2 डिग्री प्रोग्राम जो है वो टर्की एक्सेप्ट नहीं करता। ओके जी, और इसलिए जो है वो 2+2 डिग्री प्रोग्राम टर्की इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज उनकी हायर एजुकेशन कमीशन इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। 4 इयर्स का बैचलर्स है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में हार्डली 50-60,000 पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो होता है, क्या नाम है, फीस होती है जी। तो इट मींस कि टर्की में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, हार्डली 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट आप रिक्वायर्ड होती है, और चीप ऑप्शन है, फरवरी और सितंबर इनटेक होता है बेसिकली। अब आई थिंक सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द ऑप्शंस, बिकॉज हमारा बेसिक गाइडलाइंस थी कि एप्लीकेशन को किन किन कंट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या इंटेक्स हैं, कितना बजट होता, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेनली, और हम कब प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली यही मेन क्वेश्चन थे। आई थिंक सो आई हैव डन ऑल द प्रेजेंटेशन। तो यूनिवर्सिटीज नेम मैं आपको बता सकता हूँ कासिम भाई के टर्की जो यूनिवर्सिटी है वो मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो सकती है, आइजक यूनिवर्सिटी हो सकती है, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। मैं अभी जरा वाइंड अप कर लूँ सारी बातों को, ठीक है जी, और दैट्स ऑल। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब काइंडली
अपने क्वेश्चंस आप लिख। ओके जी, कैन यू क्लियर। जर्मनी के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है फराज, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर करूंगा, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने जितने भी स्कॉलरशिप कंट्रीज के बारे में बताई है, बजट बताया सर, मोस्टली स्टूडेंट जी ऐसे जी होते हैं जो बजट मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपसे जी ये जी 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 रिक्वेस्ट है कि सर जितनी कंट्रीज में अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं तो वी विल बी जी बिल्कुल ठीक। यस जी मोस्टली फाहिम सर भाई। हम ना स्कॉलरशिप करते हैं, तो आप हमें जी स्कॉलरशिप्स जी के बारे में जरा गाइड कीजिएगा। जी, मैं गाइड करता हूँ आपको डेफिनेटली। मैं वन बाय वन क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूं आपको, उसके बाद मैं आपकी तरफ ओके सर, थैंक यू। भी आपको आइडिया हो जाए। सो थैंक यू सर। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन मरियम पूछ रही हैं डायबिटिक्स में कंट्री सारे बेस्ट हैं। आप यूएसए, यूके, कनाडा चूज करती हैं। सारे कंट्रीज में, कनाडा में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के हवाले से। स्पेन जो वो यूरोपियन यूनियन में है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होते हैं अपने कंट्री के बेसिकली उनके ना। आप काइंडली हमजा माइक ओके इज आई राइट ओके। ऑलरेडी यहाँ पूछी स्कॉलरशिप के आइट्स के बगैर मैं स्कॉलरशिप विन कर सकती हूँ या नहीं। बेसिकली मैं ऑलरेडी जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्कॉलरशिप जो बेसिकली होता है वो एक होता है वैकेंसी जनरेट होती है, राइट। वैकेंसी का मतलब ये है कि वैकेंसी जनरेट होने का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर फंड जो है वो एक डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, और उस डिपार्टमेंट को किया कहा जाता है कि आप बेस्ट एप्लीकेशंस आप आती हैं ना, उनके इंटरव्यू करें और उनमें से बच्चे रिक्रूट करें। अब आप आइट्स का जो पूछ रही हैं, तो मैं मतलब इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप बेस्ट एप्लीकेशन का मतलब डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर रही होंगी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ, अब डेफिनेटली उसमें एप्लीकेशन वो भी आएंगी जिनका 3.5 सीजीपीए ऑलमोस्ट हर बच्चे का होगा, मगर वो बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे या वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे जिनके पास एक्सेप्शनल चीजें हैं। मतलब जिनके पास फॉरेन कोई क्या नाम है, कोई ऑनलाइन उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेशंस ली हैं, या उनके पास कोई जीआरई स्कोर है या इंटरनेशनल आईएलटीएस स्कोर है, या उनकी एक्टिविटीज ऐसी रही हैं कि जिनकी बेस पे वो उनकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट हो रही है, राइट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कौन सी कंट्रीज स्कॉलरशिप बेस्ट है जी? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हवाले से आप चूज करते हैं जनाब उमर, यूके also the best option, Turkey is also the best option। टर्की में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अक्सर इट वांट्स कंट्री और अंडरस्टैंड अंडरग्रेजुएट देन व्हिच कंट्री। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो फिर जाएं, अदरवाइज अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम आपके लिए मुश्किल हो जाता है, वहां फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। इंशाल्लाह फिर करेंगे सेशन। और इंजीनियरिंग के हवाले से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं स्वीडन चूज कर सकते हैं, जर्मनी चूज कर सकते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं। और इसके अलावा आप यूके चूज कर सकते हैं, इवन कनाडा में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा, आपको अपनी रेलेवेंट डिग्री नहीं मिल रही, तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। मैं जी थैंक यू वेरी मच अक्सा जी और बट फील चाइना जी। बेसिकली कासिम भाई, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ को, खैर चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप अगर आपको मिले तो फिर ही जाएं आप, अदरवाइज वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। साइकोलॉजी भी सेम निम्रा, मैं ऑलरेडी जैसे बता चुका हूँ। साइकोलॉजी में भी जो है वो टर्की बेस्ट है, यूएसए बेस्ट है, यूके बेस्ट है। मगर
अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको एप्लीकेशन हर कंट्री टू कंट्री जो है वो स्टैंड आउट करने के लिए, अगर आप पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप के हवाले से बात करते हैं तो कंट्री टू कंट्री आपको रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। बेहतरीन ये है कि आप स्कॉलरशिप जो भी कैंडिडेट हुई है उसको देखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करें और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल को बनाएं। आप बेहतरीन बनाएं प्रोफाइल को, और बना के प्रोफाइल को प्रेजेंट करें। बनाने का मतलब ये है कि आप मोटिवेशन लेटर लिखें, एसओपी लिखें, ठीक है जी, बेहतरीन एसओपी लिखें, स्पीच लेटर जो भी आप वो बनाएं। और इसका जी आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से स्कैन करें, प्रेजेंट करें। आपका सीवी जो है वो यूरोप में अगर अप्लाई ऑप्शन होता है, यूरोपास सीवी हमेशा यूज करें। यूरोपास सीवी फ्री बन जाता है ऑनलाइन और उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। यूरोपास सीवी इज द बेस्ट सॉल्यूशन, उसको यूज करें हमेशा। कौन से कंट्री में डिग्री के सेटल हो सकते हैं? स्वीडन में सेटल हो सकते हैं, कनाडा में हो सकते हैं, यूएसए में हो सकते हैं, यूके में भी हो सकते हैं, मगर यूके को जरा यूरोप के किसी कंट्री में गए आप हो सकते हैं जी। जी फ्रांस सीवी जो है वो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि यूरोपास सीवी बनाएं। यूरोपास सीवी में आप लिख रहे हो यहाँ पे यूरोपास सीवी फॉर्मेट, ये वाइडली एक्सेप्ट, ठीक है। और इस जो है वो इस फॉर्मेट को ऑप्ट करें, इस फॉर्मेट को ही अडॉप्ट करें और यहाँ पे फ्री भी अपना जनरेट करें। और अमेंड करने का ऑप्शन भी आता रहता है, जब आपको चाहिए अमेंड करके जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको किसी को कहते हैं ना मिन्नत तरला करने की जरूरत नहीं है, यार मुझे सीवी फॉर्मेट सेंड करो। मेरे पास काफी ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं जी काइंडली सर मुझे ये फॉर्म भेजिएगा। तो बेहतरीन का अगर ये यूरोपास सीवी ऑनलाइन क्रिएशन लिखें गूगल पे और वहाँ पे आप जो है वो अपना सीवी जनरेट करें, उसको पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी करते हैं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने उमर पूछा है। उमर अशरफ ने पूछा है कि जनाब सुना है कि स्कॉलरशिप पे अगर जाते हैं तो वापस आना होता है जरूरी, और अगर सिर्फ पे जाते हैं वापस आना जरूरी नहीं होता, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन थिंग, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को नॉर्मली नहीं पता होता, ठीक है जी। तो इस चीज को ज़हन में रखें, बिकॉज स्कॉलरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी आपको फंड कर रही है और यूनिवर्सिटी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है आपके पास, और उसका मतलब होता है कि आप वहाँ जितने मर्जी जिस यूएस से स्कॉलरशिप में चले जाएं, जिस स्कॉलरशिप में चले जाएं, आपको वहां से स्टडीज कंप्लीट करके फौरन वापस आना पड़ता है। आप वहीं कभी भी नहीं रह सकते अगर आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस स्टडीज पे जाते हैं तो अंडरस्टूड बात है, आप क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में आपको कर रहे हैं तो वहां पे स्टे भी कर सकते हैं, आप वहां की पीआर ले सकते हैं, आप जितनी देर रह सकते हैं, ठीक है जी। मगर स्कॉलरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको फॉलो करना होता है। उसमें ये होता है कि आप जाएं स्कॉलरशिप में पढ़ने के बाद कम से कम कंट्री में 2 साल 3 साल, हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, आके आप वापस आपको पाकिस्तान में सर्व करना पड़ता है और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, एलिजिबल हैं जी। इसके बाद हमजा यासर जी आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल मास्टर्स के लिए अगर हैं मास्टर्स और पीएचडी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रिसर्च आर्टिकल्स पे फोकस करें, बिकॉज यही आपकी एप्लीकेशन को स्टैंड करता है। सर एप्लीकेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली मरियम, पब्लिकेशंस बहुत जरूरी हैं, बिकॉज पब्लिकेशन आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, स्टैंड आउट करती हैं। अगर आप रिसर्चर जाना चाह रहे हैं, पीएचडी एक रिसर्चर की डिग्री होती है। हमारे यहाँ बेसिकली पीएचडी को अभी तक डिग्री समझा जाता है अनफॉर्चुनेटली, मगर ये बेसिकली डिग्री नहीं होती। जो पीएचडी है वो बेसिकली एक जॉब होती है, मतलब उसको एज ए जॉब समझा जाता है, और जॉब की वैकेंसीज जैसे जनरेट होती हैं वैसे हर यूनिवर्सिटी में जॉब की वैकेंसी जनरेट होती है पीएचडी की, राइट जी। तो इसलिए जो है वो उसमें आपको प्रेजेंट अच्छा करना पड़ता है जी। आई थिंक सो वी हैव डन, एंड अगर फर्दर को क्वेश्चंस हैं या कोई भी चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह हम मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ अपना, ठीक है जी। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और या फजल भाई से मेरा नंबर ले लें, ठीक है जी, और मेरे साथ कांटेक्ट करें जी। इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज हियर इंशाल्लाह। तो मैं आपको बेहतरीन इंशाल्लाह गाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज इंशाल्लाह, एज ए ब्रदर, एज ए योर टीचर इंशाल्लाह। आइट्स के हवाले से कोई
कभी कोई प्रॉब्लम हो या फॉरेन स्टडीज के हवाले से कभी डिस्कस करना हो तो यू कैन जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप में, आई एम ऑलवेज हियर। प्लीज वी विल प्रेफर कि हम जो है ना वो फ्यूचर में भी इस तरह के सेशन रखें इंशाल्लाह। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और वहाँ पे भी सेशन करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द ही, तो उम्मीद करता हूँ आपसे वहाँ पे लाइव मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा स्टडी इन स्वीडन के हवाले से। सो इंशाल्लाह विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आज के सेशन से सबको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा और सबने बहुत ज्यादा इससे लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।